हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। देखिए, मैं कई दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक मैं काफ़ी व्यस्त था, लेकिन अब समय मिला, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया तो हूं। लेकिन आप लोग इस पर कमेंट कर रहे थे कि टेंस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए टेंस पर वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन आइए स्टार्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, हमारा ये टॉपिक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेंस आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा हो, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत यूनिक लगेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टेंस मीन्स काल। टेंस होता क्या है? देखिए, टेंस मीन्स समय भी बताया जाता है। टेंस मीन्स काल, काल में समय। देखिए, टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है। टाइम जो होता है वो निश्चित आपको समय बताता है, लेकिन टेंस जो होता है वो टेंस बताने के लिए जहाँ पर वर्ब का यूज़ किया जाए, जहाँ वर्ब की फॉर्म का टेंस को बताने के लिए यूज़ किया जाए, वही आपका टेंस होता है। तो टेंस देखते हैं, आपने पढ़ा है कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, वो भी समय के अनुसार ही होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। अगर इनको भी हम डिवाइड करना चाहें तो इन सब के 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने तीनों को एक में बताया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 प्रकार होते हैं। पहले आपका इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। चाहे जो इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो सभी आपके अनिश्चित ही होते हैं। कंटिन्यूअस में होता है निरंतर, निरंतर या फिर अपूर्ण। निरंतर इसलिए कहा जाता है जो भी वाक्य इस टेंस में लिखे जाते हैं कंटिन्यूअस में, वो हमेशा लगातार जारी रहते हैं। इनका निरंतर जारी रहना ही दिखाया जाता है। ये कभी पूरे नहीं होते, इसलिए इनको अपूर्ण भी कहा जाता है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, यानी जो भी वाक्य परफेक्ट में आते हैं, तीनों में से कोई भी, तो हमेशा वो वाक्य आपको दिखाएंगे कार्य पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और चुका मैंने कहा भी, तो इस टेंस के लास्ट में आपको चुका चुकी आएगा, आपको आगे बताएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर काल, इसमें कार्य पूर्ण भी दिखाई देता है और लगातार चलता भी रहता है। अब हम आगे आते हैं किस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसको 4 बार लिखेंगे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो आपको देखेंगे 4 3 12 होते हैं। तो 12 याद करने के बजाय मैं आपको एक बार में ही सारा समझा देता हूँ। एक बार अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं या वैसे भी देख लेते हैं, आपको 12 याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मैंने, आप यहाँ सबके सामने प्रेजेंट लिख लीजिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसके सामने पास्ट लिख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हटा देते हैं, फ्यूचर लिखते हैं। इसी तरह से आपका फ्यूचर भी हो जाता है। तो एक बार अगर आप याद करते हैं तो आपका 12 पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आगे हम चलते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा, इन 12 में से एक टॉपिक हम उठाएंगे, इंडेफिनिट टेंस, वो भी इंडेफिनिट में आपको प्रेजेंट बताएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही लाभकर होगी। भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको नोट करते चलिए, या फिर पूरा पॉइंट आप नोट करेंगे, आपको लगेगा मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ। देखिए, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट चालू करते हैं। अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान जो होती है, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ऐसा शब्द आता है। क्रियाओं के अंत में आपको हमेशा याद रखना, क्रियाओं के अंत में, ये नहीं याद रखना है वाक्य के अंत में। अगर आपने अभी तक पढ़ा है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, आता है, तो वो गलत है। आपको इसको छोड़ देना, हर जगह वो सही नहीं हो सकता है, आपको छोड़ देना। आपको याद रखना है क्रियाओं के अंत में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ऐसा शब्द आता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया आपको, वह दूसरों की मदद करता है। मदद करता है, तो मदद करना आपका वर्ब है, लेकिन क्रिया के अंत में क्या है? ता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शीला एक मधुर गीत गाती है। अब गाना यानी गीत गाना, गाना में क्या लगा है? ती है। क्रिया के अंत में यहाँ भी ती आ रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। नीति होती है, होती कोई वर्ब नहीं है, होती यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, और इसके भी अंत में आपको ती है दिखाई दे रहा है। ती है तो आ रहा, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा आपको याद रखना है क्रियाओं के अंत में। वाक्य के अंत में आपको बिल्कुल भूल जाना है। किसी भी टेंस में आप जाएंगे तो एक वाक्य को आप 3 या 4 तरह से, स्पेशली 3 तरह से लिख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले अफर्मेटिव आपको बताना चाहते हैं, और अफर्मेटिव में कुछ रूल्स भी होते हैं, किस तरह से आपको वर्ब का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज किस तरह से करना है। तो इसमें बताया है, आपको पता होना चाहिए ही, सी, इट और सभी सिंगुलर। अब सभी सिंगुलर में आपके क्या होते हैं, जैसे कॉमन नाउन आपका एक वचन हो गया, या प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक वचन होता है। तो ही, सी तो एक वचन है, लेकिन कोई भी अगर एक वचन आता है तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या यस लगाना है। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या
ई एस लगाना, दोनों में से एक लगाना है। अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई देते हैं जैसे आई यू वी दे बॉयज़ गर्ल्स, मैंने 2 ही बॉयज़ गर्ल्स लिखा है, लेकिन कॉमन नाउन में बहुत ढेर सारे आपको प्लूरल मिलेंगे। तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपको दिखाई दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही लगा देना है। तो आपको याद रहे यस या यस आप सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाएंगे और प्लूरल में आपको कुछ नहीं लगाना है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढ के लिख लेना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, बाद में अदर्स। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बाद में लिखा जाएगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस का अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको पता ना भी होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वही होता है जिसकी बात की जाए। सेंटेंस को जब पढ़ा जाए तो उसमें देखिए किसकी बात की जा रही है, जो जिसकी बात की जाए वो सब्जेक्ट है, या फिर सेंटेंस में जो काम कर रहा हो वही सब्जेक्ट होता है। जैसे आपके घर में कमाने वाले कर्ता कहे जाएंगे, उसी तरह से सेंटेंस में जो काम करेगा वही कर्ता कहा जाएगा, वही सब्जेक्ट कहा जाएगा। वर्ब क्या होता है, आप सेंटेंस को पढ़े उसमें देखिए क्या काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वही वर्ब होता है। फिर ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, कर्ता जो काम करे, सब्जेक्ट जो काम करे, उस काम का असर जिस पर पड़ता हो, कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर जिस पर पड़ रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम तुम्हें पीटता है, अब यहाँ पर पीटने का काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है, इसलिए राम आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर हम कह रहे हैं राम क्या काम कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है, पीटना आपका वर्ब हो गया। फिर हम कह दें कि राम किसको पीट रहा है, तुम्हें पीट रहा है, तुम्हें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल को देखने से पहले आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, आपको इसके पहले भी बताया गया फिर भी बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यस या यस आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, बाकी तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही लिखना है। पहली सेंटेंस होता है शीला एक मधुर गीत गाती है, तो कौन गाता है, शीला। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, शीला हमारा सब्जेक्ट हो गया, शीला। अब हमें क्या ढूंढना है, वर्ब। शीला क्या करती है, गाती है, गाने का काम हो रहा है क्या होगा, सिंग। अब हमें ये देखना सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। शीला सिंगुलर है तभी हमें यहाँ पर यस या ई एस लगाना है। अब यहाँ क्या लगेगा, यस। सिंग्स क्या गाती है, मधुर गीत, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, आ स्वीट सॉन्ग। अब आपका ट्रांसलेशन हो गया। राम घर की रखवाली करता है, कौन घर की रखवाली करता है, राम, तो सब्जेक्ट मिल गया हमें राम। राम क्या करता है, रखवाली करता है, वर्ब मिल जाता है तो हो जाएगा वॉच। अब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब वर्ब में देखेंगे हमें एस या एस लगाना है, तो पहले देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है इसलिए हमें एस या एस लगाना है। क्या लगेगा यहाँ पर है, ई एस। राम वॉचेस हाउस, राम घर की रखवाली करता है। अहमद उसे पसंद करता है। अब पहचान भी देख लीजिए, ता है, ती है, आ रहा, क्रिया के अंत में पहचान भी सही जा रही है। अहमद उसे पसंद करता है, कौन पसंद करता है, अहमद। अहमद हमारा सब्जेक्ट होता है। अहमद क्या काम करता है, पसंद करता है, तो वर्ब हो जाता है। पसंद करने के लिए आप लाइक भी लगा सकते हैं, लव भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है यस लगेगा कि यस, तो इसको लगाने से पहले हमें देखना चाहिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल। सिंगुलर है तो लगेगा जरूर, क्या लगेगा यहाँ पर, इसमें भी यस लगेगा और इसमें भी लगेगा। अहमद लव्स या लाइक्स किसे पसंद करता है, उसे। उसे के लिए हम हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका जेंडर पता नहीं क्या है इसलिए हमने दोनों को लिखा है। वे लड़के मुझे परेशान करते हैं। अब यहाँ पर कौन परेशान करता है, वे लड़के। वे के लिए होगा यहाँ पर दोस्त, लड़के के लिए बॉयस। देखिए आप लोग याद रखिएगा, अकेले वे आएगा तभी दे लगाएंगे, लेकिन वे के साथ कोई नाउन आएगा तो आपको दोज का प्रयोग करना है। तो दोज बॉयस क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा टीज। अब हमें देखिए वर्ब में एस या एस लगाना है, तो देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, इस समय प्लूरल है इसलिए यहाँ पर एस या एस बिल्कुल नहीं लगेगा। टीज मुझे के लिए मी। इस तरह देखिए इसका अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन हो जाता है। आप लोगों ने देखा किसी में यस लगा, किसी में ई एस, ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही वचन के सब्जेक्ट में यस या एस लगाने का क्या सही अंतर हो सकता है, इसको मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए इस बात को क्लियर अगर आपको समझना है तो आपको इस बात को याद रखना है कि जिस वर्ब का अंतिम अक्षर, जो वर्ब आप देख रहे हैं उसका अगर आखिरी अक्षर सी एच आ रहा, एस आ रहा, एस एच आ रहा, डबल एस आ रहा, ओ एक्स जेड, अगर इसमें से कोई भी वर्ब का आखिरी अक्षर आता है तो आपको ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस। बाकी अन्य क्रियाओं में आपको एस लगाना है, यही सबसे बड़ा अंतर है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं, आपको याद रखना है जिस वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच एस एस एच डबल एस ओ एक्स जेड आएगा उसमें आप ई एस लगाइए और अन्य सब में
एस लगाएंगे, लेकिन शर्त है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी आपको ये सारे नियम लगाने हैं, अदरवाइज आपको ये सारे नियम नहीं लगाने हैं। जैसे इसमें देखिए आखिरी अक्षर जी आया था जो इसमें नहीं, इसलिए यस लगा है। इसमें देखिए सी एच आया है जो इसमें है, इसलिए ई एस लगाया गया। इसमें देखिए लास्ट में ई आ रहा है, इसमें नहीं, इसलिए यस लगाया गया। और सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए इसमें कुछ नहीं लगाया गया। नेगेटिव में आपको याद रखना है कि इसमें नहीं या ना का प्रयोग होगा। नेगेटिव की यही पहचान होती है कि सेंटेंस में अगर आपको कहीं नकारात्मक शब्द दिखाई देता है तो निगेटिव होता है। आपको पता होना चाहिए कि ही सी इट सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगाना है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई यू वी दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उनके साथ आपको नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लगाना है। लेकिन आपको याद रखना है कहीं भी अगर डज आ जाए, आपको पता है कि डू जो होता है प्लूरल के साथ आता है, तो जब प्लूरल है तो उसके कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया जाएगा कि डू और डज के आने पर वर्ब में आपको ये सही कभी नहीं लगाना, गलती करना ही नहीं है। ये सही इसका प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में किया जाएगा। निगेटिव में एक जगह होगा, इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप इसको लास्ट तक देखते रहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर होगा या प्लूरल, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये सही तो लगाना नहीं है, ऑब्जेक्ट और अदर्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल में बताया गया उत्कर्ष झूठ नहीं बोलता है, तो नहीं से पता चल रहा है कि निगेटिव है। यहाँ भी आ रहा वे सच नहीं बोलते, नहीं से पता चल रहा है ये भी निगेटिव है। अब उत्कर्ष झूठ नहीं बोलता है, तो झूठ कौन नहीं बोलता है? उत्कर्ष। उत्कर्ष हमारा सब्जेक्ट होता है, उत्कर्ष हमारा सिंगुलर है इसलिए नहीं की अंग्रेजी डज नॉट। डज नॉट अब क्या नहीं बोलता है? झूठ। तो झूठ बोलना के लिए हमेशा टेल का प्रयोग होता है, टेल, और झूठ के लिए हो जाएगा ए लाई। यही आपको याद रखना, कभी भी झूठ बोलने का काम होगा तो हमेशा टेल लगाइएगा। वे सच नहीं बोलते हैं, वे के लिए दे, और दे हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ नहीं का अंग्रेजी डू नॉट। और सच बोलना के लिए आपको हमेशा स्पीक लगाना है, दे डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, सच के लिए ट्रूथ। तो आप याद रखिए, झूठ बोलने की बात होगी टेल लगाइएगा, सच बोलने की बात होगी तो स्पीक लगाइएगा। देखिए इसी इंडेफिनिट में आपको कभी नहीं अगर दिखाई दे, किसी सेंटेंस में अगर कभी नहीं आएगा तो इसी की बात हम नहीं करें, किसी भी टेंस में आपको किसी भी वाक्य में कभी नहीं दिखाई दे, कभी नहीं के लिए आपको नेवर लगाना है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ स्पेशल है, नेवर के साथ, नेवर मीन्स कभी नहीं होता ही है, तो ऐसा नहीं आप नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट लगा दीजिए। नेवर अकेले अपने आप में ही कभी नहीं पूरा एक्सप्लेन कर देगा, इसलिए इसके साथ डू नॉट और डज नॉट कभी नहीं लगाइएगा। और जब कभी आप नेवर लगाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन जो होता है, जिस तरह से आप अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सेट करते उसी तरह इसमें भी सेट करना होता है। सिर्फ एक चीज़ इसमें बढ़ता है नेवर। जैसे इसमें आया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जब भी आपको देखेंगे यस या यस भी लगा रहता है अफर्मेटिव में सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ भी आपको यही देखना है नेवर जैसे ही लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे, प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे। इसीलिए मैंने कहा इसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव के अनुसार होता है। आपको याद रखना नेवर आएगा, डू और डज नॉट नहीं लगाना है, साथ साथ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या एस लगाना है। जैसे एलिजा कभी झूठ नहीं बोलती है। अब यहाँ पर हमें पहले पहचान करने से, बोलना एक वर्ब है और बोलने में क्या लगाती है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ भी बोलना वर्ब है, इसमें लगाती है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले हमने पहचान कर लिया। अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, झूठ कौन नहीं बोलता है? एलिजा। एलिजा अब कभी नहीं है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आपको नेवर लगा देना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे चल रहा है नेवर। अब हमें वर्ब ढूंढना है, क्या काम कर रही है? बोलने का। झूठ बोलने के लिए क्या बताया गया अभी? टेल लगाइएगा हमेशा, टेल। अब देखिए एलिजा सिंगुलर है इसलिए वर्ब में क्या लगाएंगे? यस, टेल्स। और झूठ के लिए ए लाई, एलिजा नेवर टेल्स ए लाई। अब इसको देखते हैं, माही सच कभी नहीं बोलती है, तो कौन सच नहीं बोलती है? माही। अब यहाँ भी कभी नहीं आया, कभी नहीं के लिए नेवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर आएगा। क्या नहीं बोलती है? सच। सच बोलना के लिए क्या बताया अभी? स्पीक लगाइएगा। झूठ बोलना के लिए टेल, सच बोलना के लिए स्पीक। अब देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या एस लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? यस, चूंकि मैंने बताया था जब वर्ब का आखिरी अक्षर सी एच एस डबल एस एस एच ओ एक्स जेड हो तभी ई एस लगेगा, अदरवाइज आप खुलकर एस लगा दीजिए। तो माही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ।
इस तरह से हमारा नेगेटिव ख़त्म होता, लेकिन इंट्रोगेटिव आपका एक ही वीडियो में समाहित करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए चूँकि मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, जिस तरह से आप एक क्लास में पूरी क्लास आप पढ़ेंगे एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। मैं आप लोगों को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, सारा टॉपिक आपको 1 बाय 1 बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं इंट्रोगेटिव का एक नया पार्ट बनाऊँगा, इसके लिए आप वेट करेंगे। लेकिन लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।